आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ड्राइंग में चैप्टर डिस्कस करेंगे कॉलम बेसिस में लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे डिजाइन फॉर द आई सेक्शन एक स्टेबल आई सेक्शन ऑफ कॉलम कैरिंग एन एक्सियल लोड ऑफ 600 किलो न्यूटन और इफेक्टिव लेंथ हमें गिवन है 4.55 मीटर्स। यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू जो थी हमें गिवन है 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और कंप्रेसिव सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है 80 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, स्टेप वाइज समझा। सबसे पहले स्टेप में हमने डिस्कस किया जो हमारी वैल्यूज रहती हैं ग्रोस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड हमने कैलकुलेट किया। स्टील कॉलम को आई सेक्शन हमने कंसिस्ट किया था। ठीक है जी। फिर ट्रायल सेक्शन हमने चूज किया फ्रॉम द स्टील टेबल और हमने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 3 में फाइंड की स्लेंडरनेस रेशियो। उस स्लेंडरनेस रेशियो के करस्पॉन्डिंग और हमारी यील्ड स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू जो है एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस सिग्मा एसी की वैल्यू को फाइंड आउट किया। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 में हमने लास्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चंस के सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम कैलकुलेट की और जो हमारी सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी थी वो एक्चुअल लोड से 600 किलो न्यूटन से जो लोड लग रहा है वो हमारे सेक्शन से क्या आ रही थी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या थी कम थी। तो हमारा जो सेक्शन था वो सेफ नहीं था। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। सेकंड ट्रायल चूज करेंगे। तो सेकंड ट्रायल हम करते हैं सेकंड ट्रायल चूज करेंगे फ्रॉम द स्टील टेबल। तो यानी कि सेकंड ट्रायल में हम रिपीट करेंगे स्टेप 2 से स्टेप 5 तक। रिपीट स्टेप 2 टू स्टेप 5। यानी कि जो हमारा ट्रायल सेक्शन है ट्रायल सेक्शन हम ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेक्शन जो ट्राई करेंगे यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं फ्रॉम द स्टील टेबल सेक्शन आई इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 300 एट द रेट। ये हम स्टील टेबल से हम ट्रायल सेक्शन को ट्राई कर रहे हैं और हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कैलकुलेट करेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम्स ट्राई कर रहे हैं एट द रेट 576.8 न्यूटन पर मीटर। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे यूज करेंगे इसको एज अ कॉलम और हम सारी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे फ्रॉम द स्टील टेबल इस सेक्शन की। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ तो स्टेप नंबर रिपीट करते हैं स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 2। तो सेक्शन चूज किया है हमने चूज अ ट्रायल सेक्शन सेकंड ट्रायल हमने यूज करें। तो प्रॉपर्टीज क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 300 एट द रेट 576.8 न्यूटन पर मीटर। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं क्या रहेंगी और हम क्या करेंगे इसमें जो वैल्यूज हैं फर्दर कैलकुलेशन के लिए कलेक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द दिस सेक्शन एरिया हमारे पास क्या है एरिया हमारा क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन फ्रॉम द स्टील टेबल 80.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एमएम में करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8025 एमएम स्क्वायर के इक्वल हमारा एरिया आ रहा है। और RXX की वैल्यू क्या है इसमें फ्रॉम द स्टील टेबल कलेक्ट कर रहे हैं इस सेक्शन के लिए। ये बात ध्यान रखनी है आपने 12.70 सेंटीमीटर यानी से 127 mm हमारे पास RXX है और RYY की वैल्यू जो है वो हमारी क्या रहेगी 5.29 सेंटीमीटर। अगर mm में कन्वर्ट करता हूं तो यहां से आ जाता है 52.9 mm RYY। तो RXX और RYY में जो लीस्ट वैल्यू होगी वो हमारा क्या हम कंसीडर करेंगे लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है लीस्ट ऑफ व्हिचएवर इज लीस्ट या लेस वो हमें वैल्यू क्या देगा लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन की। लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या हुआ लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन इक्वल टू क्या रहेगा 52.9 mm। 52.9 mm हमारे पास क्या आएगा लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है जी। तो लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन अगर हम कैलकुलेट कर चुके हैं हमें इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट करेंगे स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है
slenderness ratio defined as the ratio of effective length of column to its least radius of gyration। तो स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करेंगे स्लेंडरनेस रेशियो। फाइंड स्लेंडरनेस रेशियो, तो क्या रहेगी, इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। इफेक्टिव लेंथ हमारे पास हमें ऑलरेडी पता है, वैल्यूज इफेक्टिव लेंथ की कितनी है यहाँ पे, हमारी जो इफेक्टिव लेंथ है 4.55 मीटर है। तो इसको मैं mm में कन्वर्ट करता हूँ तो 4550 mm हमारे पास इफेक्टिव लेंथ है कॉलम की। और रेडियस ऑफ जायरेशन अभी हमने कैलकुलेट की है फ्रॉम द ट्रायल सेक्शन, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायल सेक्शन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन हमारी कितनी आ रही है, 52.9। तो 52.9 mm हमारे पास क्या रेडियस ऑफ जायरेशन। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होगी। तो स्लेंडरनेस रेशियो हमारे पास आ रही है 86.01। तो 86.01 है। तो अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जो हैं अप्लाई कर रहे हैं हमारे सेक्शन पे, तो हमारी स्लेंडरनेस रेशियो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180। तो 180 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए स्लेंडरनेस रेशियो। ठीक है जी, स्लेंडरनेस रेशियो हमारी क्या है, 86.01 है। तो 180 से क्या है, कम है। तो यानी हेंस इट इज ओके। और हमारा जो डिजाइन है सेफ है, हेंस सेफ। ठीक है जी, तो हमारे स्लेंडरनेस रेशियो के केसेस में क्या है, ये सेफ है। तो नेक्स्ट फाइंड, जब हम स्लेंडरनेस रेशियो को फाइंड आउट करते हैं तो स्लेंडरनेस रेशियो के फर्दर हमारा जो स्टेप अगर देखें तो हमारा क्या रहेंगे, एक्चुअल परमिजिबल स्ट्रेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्चुअल परमिजिबल स्ट्रेसेस को कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्लेंडरनेस रेशियो एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। हमारे एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की। तो स्टेप नंबर 4 में देखेंगे एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है हमारे पास, सिग्मा एसी। सिग्मा एसी की वैल्यू हम फाइंड आउट करने वाले हैं फॉर लैम्डा इक्वल टू 86.01 एंड Fy की वैल्यू पे 250 न्यूटन पर mm पे हमारी जो सिग्मा एसी की वैल्यू है क्या रहेगी, एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्या आएंगी, हम फ्रॉम द टेबल नंबर 7.2 में देखेंगे अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो एंड यील्ड स्ट्रेस। तो देखिए हमारी जो लैम्डा अगर हमारे पास क्या है 80 है, तो वैल्यू ऑफ सिग्मा एसी हमारे पास क्या रहती है, वैल्यू ऑफ सिग्मा एसी इक्वल टू क्या रहेगी, जब हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो की 80 वैल्यू तो 101 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर हमारे पास वैल्यू 90 है तो वैल्यू ऑफ सिग्मा एसी इक्वल टू रहेगा 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो दो वैल्यूज आ रही है हमारे पास। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम जब हमारी स्लेंडरनेस रेशियो 86.01 है और Fy 250 के अगेंस्ट अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इंटरपोलेट कर सकते हैं। तो इंटरपोलेशन के थ्रू हम क्या कर सकेंगे, सिग्मा एसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिग्मा एसी इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा एसी इक्वल टू आ गया, इंटरपोलेशन करते हैं इनकी। तो हमारे पास 80 लैम्डा की वैल्यू जब 80 है कि हमारी 101 है, तो 101 माइनस माइनस 90 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 80। फर्दर अगर हम देखें तो हमारी जो सिग्मा एसी की वैल्यू क्या रहेगी, सिग्मा एसी इक्वल टू क्या होगा, इंटरपोलेट करेंगे 101 माइनस 90 माइनस 80 इंटू किसके लिए कैलकुलेट करना है, 86.01 के लिए माइनस क्या कर देंगे 80। तो यहां से इंटरप्रेट करके जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो क्या होगी, एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू होगी। तो एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस हमारे पास कितनी आ रही है, यहां से आफ्टर द कैलकुलेशन 94.39 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यूज क्या है, एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू है। ठीक है, एक्चुअल कंप्रेसिव जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जब आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, फर्दर
हमारी जो वैल्यूज हैं, यानी कि फर्दर अगर हम देखें तो हमारी सिग्मा एसी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं अब सेकंड ट्रायल को यूज करते हुए। तो सेकंड ट्रायल में देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड आउट किया है और चेक किया है। तो देखिए हमारा जो आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस 94.39, तो स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 ये हम रिपीट कर रहे हैं स्टेप 2 से 5 तक। सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम। तो कॉलम की सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या रहेगी इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हमारे पास P से हम डिनोट करते हैं तो क्या रहेगा, सिग्मा एसी इनटू एरिया ऑफ द सेक्शन। तो सिग्मा एसी में पुट करते हैं P इज इक्वल टू, सिग्मा एसी की वैल्यू क्या है हमारे पास 94.39 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो एरिया हमारे सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है 8025 mm स्क्वायर, ठीक है जी। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी हमारे पास, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। P इक्वल टू क्या आएगा यहां से 79.75 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। उसके बाद मैं इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करता हूं तो P क्या हमारे पास क्या आ जाती है 757.48 किलो न्यूटन। ये हमारे पास क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी है इस सेक्शन की। जब हम इस सेक्शन को ट्राई करते हैं एज अ कॉलम, ठीक है जी, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारे पास आ रही है 757.48 किलो न्यूटन। तो यानी कि हमारे पास लोड कैरी कितना करवाना है 600 किलो न्यूटन। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा है ना, ये क्या है लेस देन ग्रेटर देन है 600 किलो न्यूटन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सेक्शन है बिल्कुल सेफ है, ठीक है जी। सेक्शन क्या है, बिल्कुल सेफ है, द सेक्शन इज सेफ, हैंस सेफ। और जो डिजाइन कर रहे हैं हम कॉलम को इस सेक्शन के थ्रू, वो बिल्कुल हमारा जो सुटेबल सेक्शन जो हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है जी। तो हम प्रोवाइड कर देंगे आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी के कैलकुलेशन के बाद हमारा जो डिजाइन स्टेप में 757.48 किलो न्यूटन आ रहा है, यानी कि 600 किलो न्यूटन को ये आसानी से क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है लोड को, ठीक है। अगर हम ये सेक्शन प्रोवाइड करते हैं तो हम प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 300 एट द रेट 567.8 न्यूटन पर मीटर as column section, as column section to carry an axial load, to carry an axial load, तो axial load को कैरी करने के लिए of 600 किलो न्यूटन, तो 600 किलो न्यूटन का लोड हम क्या कर सकते हैं, इसको कैरी कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं इस सेक्शन को, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है कॉलम सेक्शन। उसके बाद मैं देखता हूं जो हमारी स्टेप प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अगर हम स्लेंडरनेस रेशियो को चेक करना चाहते हैं तो लास्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो। स्टेप नंबर 6, चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो। तो स्लेंडरनेस रेशियो के लिए हम चेक लगा सकते हैं, यानी कि स्लेंडरनेस रेशियो हमारे पास क्या है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन परमिसिबल स्ट्रेस तो 86.01 हमारे पास वैल्यू आई थी इन द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हमारी स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू। तो ये हमारी क्या है लेस देन 180 से, तो ये हमारा जो हेंस इट इज सेफ। तो ये बिल्कुल क्या है सेफ है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या रहेगा, सेफ रहेगा, हमारी जो वैल्यूज हैं बिल्कुल सेफ रहेंगी, तो हमारी जो स्लेंडरनेस रेशियो है बिल्कुल सेफ है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो
सेक्शन है, इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। स्टेप वाइज हम डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रोस रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रोस रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारी जो वैल्यूज हैं ग्रोस एरिया रिक्वायर्ड करने के बाद हमारी जो ट्रायल सेक्शंस को हम फ्रॉम द स्टील टेबल ट्राई करते हैं, एक सुटेबल सेक्शन जो सेलेक्ट करते हैं एज पर द ग्रोस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो ट्रायल सेक्शन की प्रॉपर्टीज रहेंगी फ्रॉम द स्टील टेबल हम कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्ट करने के बाद हमारी जो वैल्यूज रहेंगी, एरिया रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा उस सेक्शन का, और रेडियस ऑफ जायरेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू इट्स लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। तो लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन से हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होगी, ठीक है जी। तो हमारे स्लेंडरनेस रेशियो के कैलकुलेट होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो और यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील के करस्पॉन्डिंग हम सिग्मा एसी की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो सिग्मा एसी की वैल्यू क्या रहती है, एक्चुअल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वैल्यू टेबल नंबर 7.2 में आईएस कोड 800-2007 के स्टील कोड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। तो हमारी स्लेंडरनेस रेशियो जिस पे है, तो ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लेंडर जब सिग्मा एस की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं तो हम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारा क्या रहता है, सिग्मा एस इनटू एरिया, ठीक है जी। तो सिग्मा एस इनटू एरिया हम करके हम क्या कर सकते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा था इस चैप्टर में 8 में कॉलम बेसिस, जहां पे हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट